नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की ये न्यू बुक कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग जो है कई सारे पोर्शन कवर कर चुके हैं, जैसे का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, यहाँ तक कि स्टैटिक जीके भी आपका पूरा हो गया है। साथ ही साथ जो है आज के लेक्चर में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा करेंगे। तो इससे पहले के लेक्चर आप अगर न देखे हो तो जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लेक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा एमसीक्यू सेक्शन यहाँ पर कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होगा उसे भी साथ साथ कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए ज़्यादा बात न करते शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। इससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना आप लोग न भूलिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सीडीबी। सीडीबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ऑप्शन यहां से डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से आयोग योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, श्री मोंकेट सिंह आहलुवालिया थे। यह जो है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग की जगह इस समय नीति आयोग ला दिया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी भरपूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन जी को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ज्यादातर एग्जामों में। सही जवाब हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर जनरल का इस पे जो है हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? पांचवा क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है फेमा का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? छठा क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमति प्राप्ति की। ऑप्शन यहां से सी से होगा क्या, नई पूंजी पर अनुमति प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का क्या नाम है? सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? आठवां क्वेश्चन ये है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो है तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो उसी के अंतर्गत यह तृतीयक क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी जो हैं ये श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। दिया गया है आपका, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, कौन? पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, वैश्वीकरण की ओर उन्मुख है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, कहाँ? वैश्वीकरण की ओर। अगला क्वेश्चन है, DIFR किससे संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से यह संबंधित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति कब आई थी? 13वां क्वेश्चन ये है। इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है 1991 में आई थी। 1991 में आई थी नई आर्थिक नीति भारत में अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में नई औद्योगिक नीति कब आई थी? वो आपकी आर्थिक नीति थी, यह औद्योगिक नीति की वर्ष की घोषणा करने की बात कर रहा है। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेम होगा, 1991 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को क्या नाम दिया गया है?
तो इसका नाम है ई रकम। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा, ई रकम। अगला क्वेश्चन, अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, 1948 में प्रारंभ किया गया था। क्या? अधिक अन्न उपजाओ अभियान। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा ई रकम नाम एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था या शुरू किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि उत्पाद बेचने के लिए। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, कृषि उत्पाद बेचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका जवाब है ऑप्शन ए थे आपके जीवी जो है रामकृष्ण। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा कौन? जीवी रामकृष्ण। अगला क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 19 नंबर का एक क्वेश्चन है। सही जवाब के लिए हम लोग अगले पेज पर आते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों सही हैं आपके चारों के चारों सही हैं। देख लीजिए, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना भी है, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है, और समतावादी लक्ष्यों को की ओर आगे बढ़ना यह भी इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी, ये थे विजय केलकर जी, जो कि वी केलकर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? इसका जवाब है ऑप्शन डी, पीली क्रांति ने किया था। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा क्या? पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति से भारत कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तरी प्रदेश जो थे यह हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ पाए थे। पंजाब सबसे ज्यादा, उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है यह सबसे ज्यादा लाभान्वित यहाँ से हुआ था। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा, यानी जो है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की बीजों का निर्माण करना था और सिंचाई की सुविधा जो है अच्छे से कराना था। सही जवाब आपका ए हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा, क्योंकि ग्रामीण विद्युतीकरण का इसमें कोई बात नहीं की गई थी और सड़कों की कोई बात नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है आपका, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? इसका जवाब है ऑप्शन बी, जोसेफ स्टालिन ने किया था। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, क्यों? जोसेफ स्टालिन। अगला क्वेश्चन है, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया था। इसका जवाब है ऑप्शन ए, औद्योगिकरण को किया था। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा क्या? औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जवाब है ऑप्शन डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, यानी विकास पर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया था। यहां से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व था मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी जो है सरकारी और प्राइवेट दोनों की बात यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? पीपीपी मॉडल पर है। अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़ के आए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जो है पब्लिक जो है और प्राइवेट भी है। अगला क्वेश्चन, आयात निर्यात बैंक स्थापित कब हुआ था? यानी एग्जिम बैंक की बात कर रहा है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में होता। 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जवाब है ऑप्शन डी, 1935 में हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, बंधन बैंक। ऑप्शन यहां से सी से जो है क्या, बंधन बैंक। अगला क्वेश्चन, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसका जवाब हो जाएगा कुल जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जो है दूसरे वाले चरण में। पहले में कुल 14 बैंकों का हुआ था, दूसरे में जो है कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकतर प्राप्ति समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? देखिए क्वेश्चन बड़ा है, अच्छे से समझिएगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित मित्रा जी को नियुक्त किया गया था, अमित मित्रा। अगला क्वेश्चन है, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया था। तो कितने बैंकों की सहायता से किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से, कुल 6 बैंकों की सहायक बैंकों के साथ ऐसा किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले पेज को देखेंगे, यहाँ से 37 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी या जीएसटी की पुष्टि की गई है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले जीएसटी जो है असम सरकार में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना, यानी सबसे अधिक जीएसटी कितना है? इसका जवाब हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन पहले बहुत ही फेमस था, बार बार पूछा जाता था, अब भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी से होगा, उच्चतम सीमा इसका जो है 28% है। अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? 39 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। यहां से आपका ऑप्शन ए सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फेडरल बैंक जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति लाने वाले थे आपके स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं की यहाँ बात हो रही है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीली क्रांति जो है कुक्कुट पालन से नहीं है, नीली क्रांति आपके मत्स्य पालन से होती है। ठीक है ना, मत्स्य पालन से, मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ महसूस किया गया? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चावल की खेती पर सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। इसके उत्पादन में जो है तीव्र वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड 2.0 का निम्न में से किससे संबंध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध आपूर्ति से संबंधित है
ऑपरेशन फ्लड दूसरा भी। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग लेकर आया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंक का। ऑप्शन यहाँ से बी से हो क्या, वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितना बढ़ाना है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुल 60 बिलियन से अधिक बढ़ाना है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, उत्तराखंड था। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा क्या, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुकूल मंडी नहीं है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा क्या, अनुकूल मंडी। अगला क्वेश्चन, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो ये जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय कृषि निगम जो है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी प्रति वर्ष कौन सा घोषित करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा कौन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 जनवरी 1965 को हुई थी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य सरकारों द्वारा कृषि आयकर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई? इसका जवाब है ऑप्शन सी, अप्रैल 2014 से प्रभावी हुई थी। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी एनएएम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसे जो है एग्री उड़न कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए कौन सी मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, पूरा। ऑप्शन यहाँ से क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, आवास एवं शहरी मामले के यह अधीन आता है। आवास एवं शहरी मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज पर दिया गया आपका रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है?
इसका जवाब है ऑप्शन बी, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उसे काम कम कर रहे हैं, यानी उनको काम ही नहीं मिल रहा है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 2017 से 2018 तक। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय लिया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी किसानों को प्रतिवर्ष जो है 6,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि इस समय मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में 1 जुलाई कौन से सन को पेश किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, 3 घटकों में है। ऑप्शन यहाँ पर सी से 3 घटकों में से लागू किया गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जिसपे आपके क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। जैसे आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र से क्वेश्चन बार बार बनते आए हैं, तो इसे भी जो है हम लोग कवर कर लेते हैं। दिया गया है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, पेन को थोड़ा पतला करते हैं ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे। मिश्रित अर्थव्यवस्था देने वाले मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेडाल केन्स थे। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सह-अस्तित्व से है, जिसमें समाजवाद, पूंजीवाद व दोनों की विशेषताओं को सहमित किया जाता है। आगे है, जिन निजी संस्थाएं अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए काम करती हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र की सभी नागरिकों को कल्याण और विकास के लिए काम करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में वर्ष 1948 से लेकर 1956 में लागू औद्योगिक नीतियों ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को सह अस्तित्व में लाने में मदद की। आगे देखते हैं, इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था से हुए उदारीकरण के साथ निजी क्षेत्र के विस्तार और विकास का अवसर बढ़े हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में नागरिकों को अपना व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। रक्षा, बिजली, बैंकिंग, कुछ बुनियादी उद्योग जैसे क्षेत्रों में एकाधिकार रहता ही रहता है। ये आपका निजी अर्थव्यवस्था के बारे में हो गया। अब देखते हैं प्रमुख क्रांतियां जो आपके सिलेबस में मुख्य रूप से लिखे हुए हैं। सबसे नंबर पर आता है हरित क्रांति। विश्व में सन 1940 से लेकर 1960 के मध्य हुई हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग थे। यह एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। वह इनका शोध स्थल मैक्सिको में था। यह थे अमेरिका के, लेकिन इनका शोध स्थल कहाँ था? मैक्सिको में था। अथवा यह अपने कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किए गए थे। आगे देखते हैं, हरित क्रांति शब्द का प्रतिदिन विलियम गॉड द्वारा किया गया था प्रतिपादन। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 या 1967 में हुआ। भारत में कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा कृषि विकास के लिए किया गया। हरित क्रांति हेतु भारत में आरंभिक राज्य के रूप में पंजाब राज्य को चुना गया, जबकि हरित क्रांति का जन्मस्थल नैनीताल माना जाता है। लेकिन यहाँ शुरू कहाँ किया गया? पंजाब में, और सबसे अधिक लाभ पंजाब को ही मिला था। देखते हैं, हरित क्रांति का आरंभ दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम बीज उर्वरक एवं सिंचाई क्रांति भी है, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पर जो है बल दिया गया था। आगे देखते हैं, हरित क्रांति को नई कृषि रणनीति के रूप में पहली बार भारत में खरीफ मौसम के अमल में लाया गया। हरित क्रांति में अच्छे किस्म हेतु फास्फोरस व नाइट्रोजन खादों के उत्पादन में वृद्धि की गई। हरित क्रांति का मुख्य धान्य सिंचाई के साधन पर जोर देना,
उच्च उत्पादन क्षमता के बीज का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरकों पर जोर देना और इन 3 बिंदुओं पर था। यानी इन 3 चीज़ों पर जो है विशेष ध्यान दिया गया। हरित क्रांति के बुनियादी तत्व खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना, मौजूदा खेती की दोहरी फसल है। इस क्रांति की विधि में HYV बीजों का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में कुल खाद्यान्न में मोटे अनाज एवं दलहन का अंश कम हो गया था। आगे देखते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं में लगभग 500%, चावल में लगभग 2% की वृद्धि हुई थी। मक्का, बाजरा, ज्वार आदि फसलों में भी काफी हेक्टेयर की वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रहा था। गंगानगर जो कि राजस्थान में है, यहाँ भी इसका प्रभाव देखा गया था, जबकि सरकार द्वारा 7 जिलों में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया था। आगे देखते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य मृदा से बाजार तक अर्थात कृषि को खेत से बाजार तक लाने की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना था। द्वितीय हरित क्रांति में चावल के उत्पादन पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग में से था एवं कृषि उत्पादन के अंतर्विष्ट वृद्धि से था। यहाँ से आपको हरित क्रांति पूरा का पूरा कवर हो गया। अब देखते हैं श्वेत क्रांति यानी दुग्ध विकास का जो है ऑपरेशन जो फ्लड चलाया गया था। इसके बारे में देखें तो दुग्ध क्रांति ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को की गई थी। दुग्ध क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड को आधिकारिक रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। इन्होंने ही भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी अमूल की स्थापना की। तो अमूल कंपनी जो है इन्हीं के द्वारा लगाई गई थी। आगे देखते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, अमेरिका का द्वितीय स्थान है। ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दूध उत्पादन शहरी समितियां हैं। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस वर्गीस कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड परियोजना के अब 3 चरण पूरे हो चुके हैं। आगे देखते हैं। प्रथम चरण जो था 1970 से 1980 तक चला था, जिसे देश के चुनिंदा क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया था तथा इसका उद्देश्य अमूल आनंद गुजरात की भांति सहकारी संघ का निर्माण करना था। आगे देखते हैं। द्वितीय चरण 1981 से 1985 तक चला। दूसरे चरण में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों का चयन किया गया था। आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति का उद्देश्य दूध की कमी को दूर करना था। श्वेत क्रांति के पश्चात दुग्ध उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन गया था। श्वेत क्रांति में देसी नस्ल के दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार पर अधिक ध्यान दिया गया था। जब श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट है आपका कुरियन के साथ उनके मित्र HM डालिया ने भैंस से दूध से मिल्क पाउडर बनाने और कंडेंसर मिल्क बनाने की तकनीक का आविष्कार में योगदान भी दिया था। अब देखते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में यहाँ से अगर हम देखें तो दिया गया है आपका भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। पहला भारतीय बैंक की बात करें तो जिसे 1881 में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया था। 1906 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई जिसमें कमर्शियल बैंकों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आगे देखते हैं। 3 प्रेसिडेंसियों कौन कौन, मद्रास, बंबई और बंगाल के बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किया गया। बैंकिंग कंपनी एक्ट फरवरी 1949 को पास हुआ जिसे
बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के नाम से जाना जाता है। आगे आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत चेयरमैन की पहली पूर्ण स्वदेशी बैंक हुई थी। इसका शुरुआत 1911 में हुई थी, जिसकी टैगलाइन थी सेंट्रल टू यू सिंस 1911 था। इसके प्रथम अध्यक्ष सर फिरोज शाह मेहता थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में होता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्यालय सर्वप्रथम कलकत्ता में था। देखिएगा, आरबीआई का मुख्यालय सबसे पहले कहाँ था? कलकत्ता में था, ध्यान रखिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ, जिसकी टैगलाइन है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला एटीएम HSBC ने 1987 में स्थापित किया था। आगे देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड यूटीआई ने आरंभ किया था और यूटीआई सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है। आगे देखते हैं। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन कौन? बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ जो है इंडिया, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी इन सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट है नाम, क्योंकि पूछा जाता है इसमें से कौन सी बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था 1969 में। इन्हें उन्हीं बैंकों में सम्मिलित किया गया था जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। आगे देखते हैं। 1969 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकटेश गिरी थे, यानी वीवी गिरी थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर LK झा थे। 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन कौन? आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब तथा सिंध बैंक, विजया बैंक। इन सब बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। आगे देखते हैं। 1980 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी थे। वह रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई के जो है गवर्नर IG पटेल थे। नरसिम्हा समिति प्रथम ने 1991 में बनी, जिसका उद्देश्य बैंक को खुद अपनी ब्याज दरें तय करने की छूट दी गई थी। नरसिम्हा समिति द्वितीय कमेटी बनी थी 1998 में बनी थी, जिसका उद्देश्य था गैर निष्पादित संपत्तियों को सुधार के द्वारा बैंकों के प्रति संपत्तियों की मजबूती बनाना था। आगे देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 को हो गया था। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपके पेपर। आगे है। सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 को PNB, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया, यानी सब बैंक जो है PNB में जाकर मिल गए। 1 अप्रैल सन 2020 को केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया। केनरा बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का विलय हुआ, यानी इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक में विलय कर दिया गया। आगे देखते हैं। वर्तमान में कुल 12 सरकारी बैंक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में कुल कितने बैंक हैं? 12 सरकारी बैंक हैं। यूनाइटेड किंगडम में भारत के सर्वाधिक बैंकों की शाखाएं हैं। ICICI बैंक द्वारा सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग आरंभ किया गया था। यह भारत का तीसरा बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे देखते हैं। नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना
12 जुलाई सन 1982 को हुई थी। इसकी स्थापना का सुझाव श्री वी शिवराम समिति द्वारा दिया गया था, जिसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण सुविधाओं को बढ़ावा देना था। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। यह रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत है। मई 2014 से आरबीआई ने 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए खाता खोलना और उसे स्वतंत्र रूप से संचालित करने की जो है अनुमति दे दी। आगे देखते हैं, 70% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंक प्रणाली में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां यानी डीबीयू स्थापित करेंगे। आगे देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक ने सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भारत का पहला सभी के लिए खुला व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ और बुजुर्गों के लिए अपने बाब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे नई सुविधा दी है। कौन सुविधा है? बाब वर्ल्ड जो है वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है। अगला टॉपिक है आपका वर्ष 1991 में अधिक आर्थिक सुधार व उसके बाद की अर्थव्यवस्था। ये भी आपके जो है सिलेबस में दिया है। इसे देखते हैं, 1991 में आर्थिक सुधार के समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वर्ष 1951 में आर्थिक सुधार के समय भारत की जनसंख्या लगभग 90 करोड़ थी। आगे देखते हैं, वर्ष 1948 में 23 देशों ने मिलकर एक संगठन का गठन किया और गैट नाम से संगठन बना था, जिसका उद्देश्य व्यापार को सुलभ बनाना था। 1944 में गैट का नाम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। यानी जो है इस समय जो WTO पहले क्या है, गैट हुआ करता था। आगे देखते हैं, भारत ने 1 जनवरी 1995 में WTO की सदस्यता ग्रहण की। 1991 से सन 2000 तक भारत सरकार द्वारा सीमा शुल्क 220% से घटकर 150% कर दिया। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार तथा MRTP अधिनियम 1996 के अनुसार वे सभी कंपनियां जिनकी संपत्ति 100 करोड़ या उससे अधिक थी, उन्हें MRTP कंपनियां कहा जाता था। आगे देखते हैं, वर्ष 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु महारत्न कंपनियां, कौन? IOCL हो गया, सेल हो गया, ONGC हो गया, NTPC हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, ये सब जो है नवरत्न कंपनियों की अगर हम बात करें तो आपका हेल है, बेल है, STNL है, PBCL है, SBI आदि, और लघु कंपनियों की अगर बात करें तो BSNL है, IRCTC है आदि घोषित किए गए। उसके बाद है 1991 के बाद अर्थव्यवस्था से के खुलने से FDI तथा FII में तेजी से वृद्धि हुई। आगे देखते हैं, FDI से आशय है भारतीय उद्योगों के निवेश से संबंधित है, जबकि FII से आशय केवल पूंजी बाजार में निवेश से संबंधित है। 2018 में आयुष्मान भारत योजना को सरकार ने बड़ी उपलब्धि बताया। 1 जुलाई 2017 में मोदी सरकार ने GST को लागू कर अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़े बदलाव की नींव रखी। 2020-21 में 7.7% गिरावट देखी गई। भारत में सबसे पहले GDP 1978 से 80 में और सबसे अधिक 5.2% का संकुचन हुआ था। आगे है आपका 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 12% थी। मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार अनुमान जताया है कि इससे पहले सन 2020 अर्थव्यवस्था के लिहाज से सबसे बुरा साल रहा है। इसकी वजह वैश्विक नोबेल और कोरोना वायरस महामारी रही है।
तो यहाँ से हमने जो है पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपके क्वेश्चन इसके अंदर से ही आएंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जो है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।